हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है। पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स कवर कराए हैं और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पार्ट 1 की वीडियो का, वहां से जाकर देख सकता है। सेकेंडली, ये जो आपका चैप्टर है 2020 के सिलेबस के हिसाब से इसका नाम चेंज हो गया है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। सिर्फ नाम चेंज हुआ है बच्चों, कुछ और चेंज नहीं हुआ है चैप्टर के अंदर। चैप्टर पूरा का पूरा सेम है, बस नाम बदला है चैप्टर का। तो मैंने यहाँ किनशिप, कास्ट एंड क्लास लिखा है। टाइटल में मैं यही लिखूंगी, बाद में अगर चेंज करना होगा तो मैं कर दूंगी। तो अभी विल स्टडी किनशिप, कास्ट एंड क्लास ओनली। और इस चैप्टर का नाम अब बदल गया है, क्या हो गया है? सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग महाभारत। बस नाम बदला है और कुछ नहीं बदला, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के, पॉलिटिकल साइंस के, इको के, हर एक के सभी चैप्टर्स के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके नोट्स ले सकते हो। इस चैप्टर के टाइप करे हैं मैंने नोट्स, सो टाइप नोट्स आपके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डले हुए, वहां से जाकर तुम अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सो अब हमें स्टार्ट करना है टॉपिक 4 से, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। सो लेट्स स्टार्ट। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। एक तो हमने पढ़ा वर्ण सिस्टम, अभी लास्ट वीडियो में हमने वर्ण सिस्टम पढ़ा। 4 वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। हमारे 4 वर्ण थे और चारों जो ऊपर वाले 2 वर्ण थे यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वो रिच होते थे, एंड वैश्यास एंड शूद्रास लोअर कैटेगरी होती थी। वैश्यास बिजनेसमैन होते थे और शूद्रास जो बाकी तीनों कैटेगरीज थी उसको सर्व करते थे, दे वर लाइक सर्वेंट्स, ठीक है। तो एक तो बाय बर्थ होता था सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस मतलब गरीबी और अमीरी का जो डिफरेंस था, पहले चीज तो होती थी बाय बर्थ, जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो वहीं का होगा। सेकेंड होता था कि अब हमें इसमें पढ़ने क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी का कैसा क्राइटेरिया होता था, किसके पास प्रॉपर्टी होती थी, किसके पास नहीं होती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी जो होती थी, जितनी, जैसे आज के टाइम पे क्या है, हमारे यहाँ अभी भी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस है, गरीब लोग बहुत गरीब है और कुछ अमीरों के पास इतने सारे घर हैं। तो ऐसा जो सोशल डिफरेंस था वो पुराने ज़माने में भी होता था। तो 2 चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस था। एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि लड़कों को प्रॉपर्टी रखने का हक था, लड़कियों को प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था। दूसरा वर्ण, यानी कि वही हो गया कि ब्राह्मण एंड क्षत्रिय रिच थे होते, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, एंड बाकी जो 2 कास्ट थी उन पे कम प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। तो टॉपिक 4.1 में हम प्रॉपर्टी के बारे में और पूरा खोल के पढ़ेंगे। 4.1 जेंडर एक्सेस टू द प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका ये टॉपिक है, इसमें तुम्हें महाभारत का सीन बता रखा है, वो वाला जब जो दुर्योधन है वो युधिष्ठिर को और उनके भाइयों को अपने घर पे इनवाइट करता है वो गेम खेलने के लिए, चेकर्स जो गेम वो खेलते थे डाइस वाला, तो वो जुआ जैसे कह रहे थे, वो जुआ खेलने के लिए उनको अपने यहाँ पे बुलाता है दुर्योधन। एंड युधिष्ठिर क्या करते हैं, युधिष्ठिर कौन होते हैं? सबसे बड़े बेटे होते हैं, उनके पास ही सारा हक होता है प्रॉपर्टी का, वही राजा थे, उनका ही पैलेस था, सब कुछ उनके अंडर में था। तो जब वो लोग जुआ खेल रहे होते हैं, वो तो आप सबको पता होगा कि जुए के अंदर कुछ बोली लगानी पड़ती है। तो उन्होंने स्टेक पे पहले अपना पैलेस रखा, फिर अपने सारे गांव रखे, फिर अपनी वेल्थ रखी, फिर खुद को भी रख दिया, एंड एट दी एंड उन्होंने अपनी वाइफ द्रौपदी को भी स्टेक पर रख दिया था। एंड उसके बाद वो द्रौपदी के चीरहरण वाला जो वो था सिनेरियो वो हुआ था। तो इस तरीके से इस टॉपिक से हमें समझ में आया कि जो घर का लड़का होता है उसके पास ही प्रॉपर्टी के सारे राइट्स होते हैं। एंड उन्होंने जो जुए का खेल था उसमें अपने सारे राइट्स जो थे वो गवा दिए, दुर्योधन से वो हार जाते हैं, एंड एट दी एंड वो सब आपको पता है। तो डाइस गेम के थ्रू हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिला कि लड़कों के पास ही सारी प्रॉपर्टी का अधिकार होता है। नेक्स्ट आपका हो गया मनुस्मृतिज। मनुस्मृति क्या है? हमारी जैसे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास हैं, उनमें से एक धर्मशास्त्र का नाम क्या है? मनुस्मृति, जो 500 BC में लिखी थी। तो मनुस्मृति के अंदर बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पैटर्नल एस्टेट है, यानी कि जो पिताजी का सारी संपत्ति है, उसको जितने भी लड़के हैं उनके बीच में इक्वली बांटा जाएगा, जितने भी लड़के हैं उनके बीच में इक्वली बांटा जाएगा। और वुमेन के पास कोई भी प्रॉपर्टी का, कोई भी पैसे रखने का हक नहीं था, यानी कि अगर बेटी है तो बेटी को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, लड़कों के बीच में वो
बढ़ जाएगी। बट बेटी को एक चीज़ मिलती है, उसको कहते हैं स्त्री धन, यानी कि जैसे अभी आज के समय में दहेज दिया जाता है, पहले उसको स्त्री धन कहते थे। उसमें गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह हो गई या फिर कोई प्रॉपर्टी भी दे देते थे। तो स्त्री धन जो होता है वो लड़की का एक राइट होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकती है, वो स्त्री धन अपने पास रख सकती है। अब स्त्री धन में वो गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कि अगर कोई उसे आके गिफ्ट दे रहा है, उसका हस्बैंड या उसका भाई या उसके कोई भी मम्मा, तो वो उससे गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकती थी उस समय पे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि नो होर्डिंग ऑफ द गिफ्ट्स और स्त्री धन। लड़कियों के ऊपर एक और ये प्रतिबंध था कि अगर उनकी फैमिली मुसीबत में हुई और अगर उनसे उनके हस्बैंड ने उनका स्त्री धन मांगा कि मुझे सारी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दो, मुझे अपना काम वाम ठीक करना है या जो भी है, तो लड़की को देना पड़ेगा। उसके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि वो अपना जो स्त्री धन है उसको होल्ड करके नहीं रख सकती, उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है इसमें हमारा वटक्का क्वीन प्रभावती गुप्ता। हमने बहुत बार पढ़ा है, एंड तक हिस्ट्री में प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ते रहेंगे। अब आप मुझे बताओ कौन थी ये समुद्रगुप्त की बेटी थी। वटक्का किंग से इनकी शादी हुई। जब वटक्का किंग मर गए और इनका बेटा छोटा था तो इन्होंने सिंहासन संभाला और इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और वैसे वुमेन प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, तो शी वॉज अ एक्सेप्शन। ठीक है। अब इस चीज़ से हमें पता चला कि एक तो वर्ण के ऊपर तो होती ही है सोशल डिफरेंस, बाकी प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज की वजह से उस ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ बिटवीन मेल एंड फीमेल। यानी कि मेल अपने आप को ज़्यादा बहादुर ताकतवर समझते थे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में ही सारा हक था, उनके पास ही प्रॉपर्टी, उनके पास ही पैसा था। तो इस वजह से सोसाइटी में डिफरेंस वाइड हुआ बिकॉज ऑफ द मेल एंड फीमेल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका वर्ण एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा वर्ण की एक्सेस थी प्रॉपर्टी पे। तो मेनली जो हमारी फर्स्ट थर्ड वंश थे, यानी कि फर्स्ट से लेके थर्ड तक, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास, दे वर वेल्दी, वो थोड़े अमीर हुआ करते थे। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय तो बहुत अमीर होते थे एंड वैश्यास भी अमीर होते थे क्योंकि वो बिजनेसमैन थे। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है, इसमें भी हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। हमने महाभारत में भी कुछ एक्सेप्शंस देखे हैं और रियल लाइफ में भी हमने पुराने ज़माने में एक्सेप्शन सुने हैं। जैसे कि पुअर ब्राह्मण्स के बारे में भी हमें पता है। हमें सुदामा और कृष्णा के बारे में बताया गया। सुदामा जो थे वो ब्राह्मण थे पर वो गरीब ब्राह्मण थे और वो कृष्ण जी के पास, अपने फ्रेंड के पास हेल्प मांगने जाते हैं जब उनको नीड होती है। तो कृष्ण जी तो थे वो लो कास्ट के थे, कृष्ण जी लो कास्ट के थे बट फिर भी वो रिच थे। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। एक तो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण हो गए हमारे सुदामा जी, वो गरीब थे, और जो कृष्ण जी है जो लो कास्ट के हैं, जिनको कहा जाता है वो गरीब होते हैं, ही वॉज रिच, वो एक एरिया के किंग भी थे। तो इसलिए एक्सेप्शंस हर समय पे होते थे। तो सुदामा कृष्णा का एक्सेप्शन अगर आपको आए तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये हो गई कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उन्होंने ये बोला कि जो हमारे जैसे धर्मसूत्राज में लिखा है कि बर्थ से ही पता चल जाता है कौन कौन से वर्ण का है और कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने ये कहा कि डिफरेंसेस जो होते हैं सोसाइटी में वो बर्थ की वजह से नहीं होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं, इनफ्लेक्सिबल नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा कि आगे चल के नॉन क्षत्रिय रूलर्स भी बने, जैसे कि अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मौर्यास, वो शूद्रास कैटेगरी के थे, फिर भी वो राजा बने। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बुद्धिस्ट टेक्स्ट यही कहता है कि बर्थ से अगर कोई शूद्रा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर राजा बनने की ताकत नहीं है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन टॉपिक 5। ठीक है। अब टॉपिक 4.3 पे आ जाओ, एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। ठीक है। इसमें हम मेनली ये पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि राजा, अभी तक हमें लग रहा है कि वो अपने से ही मतलब रखते होंगे, अपने पास सारी प्रॉपर्टी रखते होंगे, बट ऐसा नहीं था। काफ़ी सारे राजा, चीफ्स, जैसे हमने साउथ के चीफ्स के बारे में पढ़ा, वो काफ़ी जेनरस भी होते थे, यानी कि वो दान भी करते थे बहुत ज़्यादा। अगर उनकी जनता प्रॉब्लम में होती थी तो उनको हेल्प भी करते थे। इसके बारे में हमें कैसे पता चला कि शेयरिंग वेल्थ, यानी कि अपनी जो पूंजी है उसको शेयर करना एक बहुत जेनरस काम माना जाता था उस समय में। और हमें जो माइजरलीनेस, यानी कि जो कोई सेल्फिश होता था तो उसको हर कोई क्रिटिसाइज करता था। नेक्स्ट ये है कि संगम टेक्स्ट, यानी कि जो तमिल टेक्स्ट वाली जो पोएम्स थी उससे हमें पता चला कि जब गरीब लोग जो थे वो चीफ्स जो होते थे उनके, यानी कि जो उनका रूलर होता था, उनके पास जाकर उनको अपनी हालत दिखाते थे, उनको अपनी रिब्स दिखाते थे कि हम भूख से मर रहे हैं, हम बहुत गरीब हैं। तो वो जो उनके रूलर होते थे, जो चीफ होते थे, वो जाता था दूसरे जगहों पर, वहाँ से रेड करके सामान ला के उनको देता था। यानी कि जो चीफ्स होते थे वो इतने भी बुरे नहीं थे। अगर उनके
उनकी जनता प्रॉब्लम में होती थी तो वो कुछ ना कुछ करके उनकी हेल्प करते थे। इसमें आपकी बुक में बता रखा है। हमें कहाँ से पता चला है अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ द चीफ? फ्रॉम द तमिल कंटेक्स्ट, यानी कि संगम पोएम्स जो थी उनसे हमें पता चला। तो 4 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 5, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री अगर आप आगे फर्दर ऑन परस्यू करोगे तो उसमें तुम्हें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा अपनी सेकेंड ईयर के अंदर। बट आज मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगी। ओके, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम था सुता पिटाका। पिटाका जो होते हैं वो बुद्धिस्ट, जैसे हमारे हिंदूज में धर्मशास्त्र है, ऋग्वेदा है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट के लिए सबसे रिलायबल सोर्स क्या है अपने बारे में जानने की? बुद्धिज्म के लिए पिटाकास। ठीक है, तो सुता पिटाका में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में मेंशन कर रखा है, यानी कि इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेंशन कर रखा है। और उसके बाद ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो है ही, उसके बाद हमारे 3 यूरोपियन आप कह सकते हो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिलोसोफर्स थे, उन्होंने निकाली थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सबसे पहले निकाली थी हमारी थॉमस हॉब्स ने, फिर हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो। इनके बारे में तुम्हें याद नहीं रखना, मैं बता रही हूँ। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी निकाली। इन्होंने क्या बोला कि बहुत पहले ज़माने में जब सब आदिवासी हुआ करते थे तो हमारे जो पूरा वर्ल्ड था उसमें स्टेट ऑफ नेचर होती थी। स्टेट ऑफ नेचर हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी वर्ड मिला है और हमारे रूसो ने और लॉके ने और हॉब्स ने भी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया था। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी नेचर थी जहाँ पे सब लोग बहुत खुशी से रहते थे एक दूसरे के साथ, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके पास था और वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे चीज़ें, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते थे। फिर सडनली क्या होता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस भर जाती है, वो उनके अंदर इच्छा बढ़ जाती है कि हम दूसरे का भी सामान ले लें, हम दूसरे की प्रॉपर्टी भी हड़प लें। तो जब ऐसी ग्रीडीनेस लोगों के अंदर आ जाती है तो एक सॉल्यूशन निकालने का टाइम आता है। पहले तो सब आराम से रह रहे होते हैं, कोई लीडर नहीं होता, सबके अपने अपने लैंड होते हैं, सब रह रहे होते हैं। फिर जब ग्रीडीनेस आ जाती है तो सारे लोग मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। किस पे साइन करते हैं? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो 2 फर्म्स के बीच में, वैसा ही सब लोग जो भी उस समय पे रहते थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि हम अपने में से अपना एक रूलर चुनकर उसको अपने सारे राइट्स दे देंगे। अपना एक रूलर चुनेंगे जिसको कहेंगे हम किंग या फिर महासम्मता, उसको हम अपने सारे राइट्स दे देंगे। आज से वो हमें रूल करेगा। अगर कोई 2 परिवार लड़ाई करेंगे तो न्याय वो देगा, उसके बाद हम उसकी सारी बातों को मानेंगे भी और हम उसको टैक्सेस भी देंगे इन द फॉर्म ऑफ राइस। उस आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हम जो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उससे कुछ जो हमारा महासमानता होगा, किंग होगा या जो रूलर जिसको हम चूज करें उसको कुछ देंगे भी और उसकी बात आखिरी बात होगी, उसकी हर बात को माना जाएगा। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और तब से हमारी सोसाइटी बननी शुरू हुई। फिर किंग मोनार्की आई और फिर लोगों का रहन सहन शुरू हो गया। उससे पहले सब आदिवासियों की तरह रहते थे स्टेट ऑफ नेचर में, फिर लड़ाई वड़ाई शुरू हुई। इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमें बता रखा है। वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया। कौन से टेक्स्ट में? सुता पिटाका में। उसमें भी बताया कि पहले तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग बहुत खुश रह रहे थे एंड सडनली लोग बहुत ग्रीडी और डिसीटफुल यानी धोखेबाज हो जाते हैं। तो दिस लेट देम टू वंडर, उनको मजबूर होना पड़ता है, उन्हें सोचते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट अ रूलर, कि हम एक रूलर को एक्सेप्ट करते हैं। उसको कहा गया महासमानता। कई बुक्स में महासम्मता भी लिखा है, आप अपने सर्च कर लेना गूगल पे, महासम्मता या महासमानता। ठीक है, उसके बाद शुरू हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप, यानी कि जो राजघराना है, राजा प्रजा का सिस्टम, उसके बाद से शुरू हुआ। किसके बाद से? स्टेट ऑफ नेचर के बाद से। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके बाद से हमारा किनशिप सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में इसमें हमने क्यों पढ़ा कि बौद्ध धर्म वालों ने कहा कि देखो इंसान ने ही, ह्यूमंस ने ही शुरू करा था किनशिप, राजघराना उन्होंने ही शुरू करा था और वो चाहे तो फ्यूचर में उसे हटा भी सकते हैं। जैसे कि हमारे जो ये ब्राह्मण्स थे वो वर्ड्स को फॉलो कराने के लिए क्या कहते थे कि ये भगवान ने कहा है, ये डिवाइन ओरिजिन है, अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तुम मर जाओगे, ये सब वो कहते थे। बट हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बताया कि ये सब कोई भगवान ने नहीं कहा है, ये आदमियों ने ही मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जिससे कि वो आराम से रह ले। और अब जब राजा ही उन्हें तंग करेगा, अब जब बाकी लोग उन्हें तंग करेंगे तो वो चाहे तो फ्यूचर में उसे हटा भी सकते हैं। दिस इज व्हाट हैपन। हमने यूरोपियन रेवोल्यूशन पढ़ा कि पहले लोग बहुत आराम से मोनार्की के अंदर रह रहे थे, बट जब राजा का अत्याचार होने लगा तो लोगों ने रेवोल्यूशन करा एंड आज के टाइम पे कोई राजा प्रजा का सिस्टम नहीं है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आम इंसान ने खुद ही राजा बनाया था और वो चाहे
ये तो खुद ही राजा को हटा भी सकता है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड आर वर टोटली करेक्ट। तो आपको ये समझ में होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज ह्यूमन चॉइस थी। इफ दे मेड सच अ सिस्टम दे कुड डिस्ट्रॉय इट ऑल्सो, यानी कि अगर हमने ऐसा सिस्टम बनाया था, हमारे बड़ों ने बहुत पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम बनाया भी था, तो उसको हटा भी सकते हैं। तो विद दिस हमारा टॉपिक 5 कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। एंड अब टॉपिक 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है महाभारत के कंटेक्स्ट के बारे में। सुबह तब से हमने जैसे चैप्टर स्टार्ट करें महाभारत के बारे में पढ़े, तो थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे महाभारत की लैंग्वेज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जब हमारे स्कॉलर्स ने, आपको पता है 46 ईयर्स लगे महाभारत को एक क्रिटिकल महाभारत बनाने में, तो महाभारत के बारे में ढूंढा कैसे गया, कैसे पता चला? तो सबसे पहले टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है। अलग अलग टेक्स्ट जो होते हैं उसको एनालाइज किया गया, प्राकृत में, तमिल में, पाली में। तो इन सब टेक्स्ट को सबने पढ़ा और निकाला, जो जिसमें सेम कॉमन बातें थी उसे निकाल कर एक बुक में लिखा गया। नेक्स्ट क्या हुआ, जो मेनली संस्कृत भाषा जो थी वो एलाइट लोग ही जानते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा बोलनी आती थी। नॉर्मल लोग जो थे, लोकल पीपल जो थे, आप कह लो शूद्रास हो गए, वैश्य कैटेगरी के लोग, उनको संस्कृत इतनी समझ में नहीं आती थी। फिर क्या करते थे हमारे स्कॉलर्स, क्या करा उन्होंने, मंत्रास जो थे उनको उच्चारण करना शुरू करा, उनका मीनिंग जाना कि उनका मीनिंग क्या है। उसके बाद उन्होंने ऑथर्स के बारे में देखा कि कौन से ऑथर ने क्या करा है। तो वो सब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो टॉपिक 6.1 पे आते हैं हम। लैंग्वेज एंड कंटेंट चेक करेंगे अपनी महाभारत का। तो कौन सी लैंग्वेजेस में मेनली हमारी जो महाभारत है वो एक सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। क्या होता था, एपिक क्या होती है, एपिक एक ऐसी गाथा होती है जिसे गा के सुनाया जाता है। महाभारत इज द ग्रेटेस्ट एपिक। एपिक क्या होती है, जिसको गा के सुनाया जाता है। तो पहले ज़माने में महाभारत लिखी नहीं गई थी, वर्बली बोली जाती थी हमारी महाभारत। और महाभारत सिंपल संस्कृत में बोली गई थी। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण खड़े होकर जोर की संस्कृत में महाभारत का उच्चारण करेगा तो लो कैटेगरी के लोग भी, शूद्रास वगैरह भी, जिनको संस्कृत नहीं भी आती थी, वो भी महाभारत को समझ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सिंपल संस्कृत में लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्या हुआ कि ऑथर्स जो थे, उन्होंने क्या इंटेंडेड ऑडियंस देखी, यानी कि कौन लोग सबसे ज़्यादा महाभारत को सुनते थे, उससे उन्होंने पता लगाया महाभारत के बारे में। नेक्स्ट हुआ नरेटिव पार्ट होता है एक महाभारत का, डिक्टेटिव पार्ट। नरेटिव पार्ट में मेनली स्टोरी लिखी हुई, ऐसा हुआ, यानी कि उनका विवाह हुआ, जिनका पांडव का द्रौपदी से, और ये सब, जैसे कि पूरी स्टोरी लाइन थी एक नरेटिव पार्ट में। एक है डिक्टेटिव पार्ट, जिसके अंदर सारे मंत्र और श्लोकास लिखे और हर एक जो भी स्टोरी है उसका आफ्टरमैथ लिखा गया है। तो एक है नरेटिव पार्ट, एक है डिक्टेटिव पार्ट, ठीक है। और महाभारत को इतिहास कहा गया है। क्या कहा गया है? इतिहास। इतिहास मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। और इतिहास का मीनिंग क्या है, हमारी बुक में दे रखा है, दस इट वॉज, यानी कि ऐसा हुआ था। तो महाभारत जो है हमारा इतिहास है। महाभारत हमने इसमें क्यों पढ़े हैं हिस्ट्री में? क्यों? बिकॉज महाभारत इज अ हिस्ट्री। और एक चीज़ है जो हमारे को महाभारत देख के कभी पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में महाभारत का युद्ध हुआ भी था या नहीं, क्योंकि एविडेंसेस हमें अभी तक इतने नहीं मिले हैं कि युद्ध हुआ था। यानी 2 गाथाओं के अंदर लिखा है, यानी कि बुक्स के अंदर लिखा है कि वॉर हुआ था, बट जब एग्जैक्टिवेशंस हुई, खुदाई वगैरह हुई, तो इतने हमें प्रूफ नहीं मिले कि वॉर हुआ था या नहीं हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ आप, ऑथर्स एंड डेट्स, यानी कि किसने सबसे पहले महाभारत लिखी एंड क्या हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत हमारी लिखवाई थी, वो सब तो आपको पता ही है। आगे हमारी बुक में जो दे रखा है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले चैरिटर बार्ड्स, यानी कि सुतास, जो यानी कि जंग के मैदान में घूमते हैं और वो जो देखते हैं ना सब जंग के मैदान को, वो गा कर महाभारत को सुनाते थे। जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो चैरिटर बार्ड्स युद्ध को ऑब्जर्व करते थे, और उन्होंने जब महाभारत का युद्ध देखा तो उन्होंने पूरी महाभारत लिखी और गाई, ठीक है। नेक्स्ट 5th सेंचुरी में ब्राह्मण्स ने इस काम को ले लिया, यानी कि चैरियट से ब्राह्मण्स ने इस काम को ले लिया महाभारत के लिखने को। उन्होंने कहा चैरियट से काम नहीं करेंगे महाभारत लिखने का, हम करेंगे। और उस समय पे उसके अंदर विष्णु जी और कृष्ण जी से रिलेटेड जो बातें थी ब्राह्मण्स ने ऐड करी। और कुरु एंड पंचाल जो किंगडम थे वो बहुत इमर्ज हो रहे थे, और उस समय पे उन्होंने महाभारत के अंदर कुरु और पंचाल जो सिस्टम था, हमारा जो किंगडम था, उसके बारे में भी ऐड ऑन करा। और 2nd सेंचुरी BCE में आपकी बुक में बता रखा है कि वैष्णविज्म एंड कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंस हो रही थी, यानी कि लोगों की विष्णु जो गॉड हैं उनके अंदर बहुत फेथ हो रहा था। एंड उसी समय पे हमारी जो महाभारत है
वो हुई थी। तो हमारे जो ऑथर्स हैं जिन्होंने भी महाभारत लिखी थी उसमें उनके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया। आप सबको पता है भागवत गीता का ज्ञान दिया गया है महाभारत के अंदर, तो ये उसकी बात हो रही है कि ऑथर्स ने जितना भागवत गीता का ज्ञान था वो भी हमारी महाभारत में दिया। तो सबसे पहले जो अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो चारिटर बार्ड्स जो थे उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा और उन्होंने महाभारत का लिखना और बोलना शुरू करा। उसके बाद 5th सेंचुरी में ब्राह्मण्स ने उनसे काम ले लिया और उन्होंने महाभारत को लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ आप टॉपिक 6.3 थे द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या जब एग्जैक्यूएशंस हुई साइट्स के ऊपर जहाँ पे महाभारत में लिखा गई या जिन साइट्स के बारे में, तो क्या क्या मिला और क्या क्या आगे हुआ। तो देखो 1951 और 52 में आर्कोलॉजिस्ट जो थे बीबी लाल उन्होंने एग्जैक्यूएशन करी हस्तिनापुर नाम के गांव में, जो मेरठ है यूपी का, मेरठ के पास में गांव है हस्तिनापुर, वहाँ पे उन्होंने खुदाई करनी शुरू करी। तो खुदाई करी उन्होंने, तो उन्हें 5 लेयर्स मिली। ठीक है, तो ऊपर की जो 2 लेयर्स थी उनमें उन्हें कुछ नहीं मिला। 2nd एंड 3rd लेयर जो थी उसमें उन्हें काफ़ी कुछ निकल कर बाहर आया। आपकी बुक में वॉल्स का स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं कि उस ज़माने में कैसी वॉल्स होती थी। तो इस जो ये टॉपिक है मेनली हमने इसमें जो खुदाई करके नीचे से बाहर निकल के आया था उसके बारे में पढ़ना है। तो 2nd फेज़ में हमें क्या मिला था, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि जब महाभारत के हस्तिनापुर में जब खुदाई हुई थी तो 2nd फेज़ में हमें मिला था मड और मड ब्रिक से बने हुए घर मिले थे और जिनके ऊपर प्लास्टर हो रखा था मड से। और जो 3rd फेज़ थी उसमें मिला था, जो 3rd फेज़ थी उसमें भी घर तो मिले थे ब्रिक्स के बने हुए, बट उसमें जो ब्रिक थी, पहले ब्रिक सिर्फ मड की बनी हुई थी, अब जो ब्रिक्स थी वो बर्न्ट भी थी, यानी कि पकी हुई ब्रिक्स थी, जैसे आज के टाइम पे होती है ना पकी हुई ब्रिक भट्टे में से निकली हुई, उस टाइप की बर्न्ट ब्रिक्स के हाउस थे। और सोके जार्स मिले, यानी कि जार्स टाइप मिले, और ड्रेनेज सिस्टम मिला उनको, और उन्हें टेराकोटा के ढक्कन मिले जो नालियों को ढकने के लिए यूज़ करे जाते हैं या फिर वेल्स को ढकने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो एग्जैक्यूएशंस में से पहली 2 लेयर में कुछ नहीं मिला, 2nd एंड 3rd फेज़ में उनको ये चीज़ें मिली थी। तो दिस टॉपिक में आपका बस यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करी थी। तो 1951 और 52 में बीबी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई करी थी और 2nd एंड 3rd फेज़ में हमें काफ़ी मड ब्रिक्स और मड बर्न ब्रिक्स निकल कर आई थी। सो विद दिस तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब टॉपिक 7 पढ़ते हैं जिसमें बस हम महाभारत को एक बार जानेंगे कि आज के समय तक कब कौन से ज़माने की है हमारी महाभारत, आज तक उसे क्यों पढ़ा जाता है। महाभारत इज़ अ लिविंग, यानी कि अब भी अगर हम महाभारत देखते तो हमें ऐसा नहीं लगता वो सतयुग के टाइम की थी, बट फिर भी हमें ऐसी उसमें कुछ बातें दिखती हैं जो अभी भी होती हैं, तो इसलिए हम महाभारत को अभी तक पढ़ते हैं। एक आपका द्रौपदी के मैरिज के ऊपर पूरा एक आर्टिकल सा दे रखा है या सोच दे रखी है, उसके बारे में भी हमें कि जो मैरिज थी वो पॉलीएंड्री मैरिज थी। पॉलीएंड्री मैरिज मतलब होता है जब एक लड़की का एक से ज़्यादा लड़के से शादी होती है तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। जैसे कि द्रौपदी के साथ हुआ था, उनकी शादी 5 लड़कों से हुई थी तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। तो उस ज़माने में भी मैंने आपको बताया था ब्राह्मण्स ने 4 शादियों को अच्छा कहा, 4 को गंदा कहा। तो पॉलीएंड्री ब्राह्मण्स के हिसाब से एक गलत विवाह था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस समय पे कैसे सबने एक्सेप्ट करा ब्राह्मण्स ने, और सबने कैसे एक्सेप्ट कर लिया द्रौपदी के 5 लड़कों से शादी होने को। तो पहले मैं आपको स्टोरी पहले भी बता चुकी हूँ तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल द्रौपदी की शादी अर्जुन से होती है। जब अर्जुन उनको लेकर अपनी मम्मी के पास आते हैं तो उनकी मम्मी बिना देखे कह देती हैं कि आपस में 5 बांट लो। उन्हें लगता है कि वो कोई खाने की चीज़ लाए हैं, और वो कहती हैं आपस में 5 बांट लो। जब वो बाद में द्रौपदी को देखती हैं तो उन्हें बहुत गिल्टी होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। और उस ज़माने में ऐसा होता था कि मम्मी की हर बात माननी होती थी और युधिष्ठिर और बाकी सबको ये बात माननी पड़ती है, और फिर 5 की शादी होती है द्रौपदी से। अब द्रौपदी एक लड़की क्यों मानेगी, आपकी बुक में लिखा हुआ है क्यों मानेगी वो 5 लड़कों से शादी करने को। तो ब्राह्मण्स ने और बाकी सब ने बताया कि द्रौपदी जो है वो कौन है, इंद्रानी है, यानी कि इंद्रदेव जो है उनकी वाइफ है। और जो ये 5 पांडव थे ये इंद्र के ही रूप है, यानी कि वो 5 पांडव जो हैं वो इंद्रदेव ही हैं, बस वो 5 अलग इंसानों में है। तो अगर वो 5 से भी शादी करिए दैट मीन्स वो इंद्र से ही शादी कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये बताई है कि द्रौपदी एक लड़की ने एक जन्म में लॉर्ड शिवा से ऐसी प्रार्थना करी थी कि उसको 5 हस्बैंड चाहिए, और नेक्स्ट जन्म में वो द्रौपदी बन के पैदा हुई, तो इसलिए द्रौपदी को विवाह करना पड़ेगा। तीसरी बात ये लिखी है आपकी बुक में कि जो द्रौपदी एक लड़की ने
वरदान मांगा था भगवान से कि उसको अपने हस्बैंड के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी सारी क्वालिटीज़ एक लड़के में हो, तो इसलिए वो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 5 लड़कों में आई और द्रौपदी को उन 5 लड़कों से शादी करनी पड़ेगी। तो ये सब आपकी बुक में लिखा गया है, आप रीड करोगे तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो ब्राह्मण्स ने तीनों ये बात कही कि यार एक तो वो इंद्राणी है, एक के पिछले जन्म में उन्होंने वरदान मांगा होगा 5 लड़कों 5 हस्बैंड्स का, या फिर उन्होंने पिछले जन्म में ये वरदान मांगा था कि उनके हस्बैंड्स में बहुत सारी क्वालिटी हो जो एक लड़के में नहीं हो सकती है, तो इसलिए उन्हें 5 लड़कों से शादी करनी पड़ेगी। एंड एट द एंड वो हो जाता है। ठीक है, तो पॉलीएंड्री मैरिज कौन सी है? जब एक लड़की की 1 से ज़्यादा लड़कों से शादी हो, वो पॉलीएंड्री थी जो द्रौपदी की हुई थी। अब आ जाओ टॉपिक 7 पे, डायनामिक टेक्स्ट। यानी कि डायनामिक मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, हम कई लोग जो बहुत ही कूल सा होता है उसको डायनामिक कहते हैं। तो डायनामिक टेक्स्ट क्यों है? कि इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व, यानी कि इवॉल्व होता रहता है हमारा महाभारत। हम आज भी देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ महाभारत में क्या है कि उसने महाभारत में हर एक का कॉन्सेप्शन दे रखा है। यानी कि सबसे पहले तो महाभारत लिखी है, उसके बाद द्रौपदी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है कि उसको क्या लगा इस पूरे वॉर जो हुआ उसके ऊपर। फिर दुर्योधन का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रखा है, भीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महाभारत है हमारी, और कुंती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी महाभारत है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत लिखी हुई है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के हमें और अच्छे से समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट क्या है? कंटेम्प्रेरी कल्चर से बहुत मिलती जुलती है हमारी महाभारत। जैसे कि आज के समय में भी भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी में लड़ाई होती है, तो उस समय में भी हुआ, तो दैट इज़ सिमिलर टू द कंटेम्प्रेरी कल्चर। और कुछ हमें विजुअल आर्ट्स और स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स ऐसी दिखाई हैं जिससे देख के हमें लगता है कि हाँ वो पॉसिबल था। और एक चीज़, इंद्रप्रस्थ में जो युधिष्ठिर ने अपना घर बनाया था, यानी कि महल बनाया था, वो एक ऐसा महल था जो जादुई टाइप था, यानी कि कहीं पे पानी होता था और इल्यूजनरी हाउस था वो, तो वो पॉसिबल नहीं था उस ज़माने में, बट फिर भी उसमें वो सब चीज़ें दिखाई गई थी। और क्या था? परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि डांस, म्यूज़िक, थिएटर, इस सब के बारे में हमें बता रखा है। तो वो बहुत डायनामिक है, ऐसा नहीं है कि खाली घर घर की कहानी उसमें लिखी हुई है। डांस के बारे में बता रखा है, उस टाइम की म्यूज़िक के बारे में बता रखा है, कल्चर के बारे में भी बता रखा है। इसलिए हमारा जो महाभारत है वो एक डायनामिक टेक्स्ट है। सो विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि तुम्हें इस पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट 1 की वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फिर ये वीडियो देखना। नोट्स की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, इंस्टाग्राम पे सारे के सारे नोट्स डले हुए हैं, टाइप्ड भी है, हैंड रिटन भी है, हर एक चैप्टर के। हाईलाइट सेक्शन में जाओगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी के, तो वहाँ पे मैंने बना रखा है क्लास 12 हिस्ट्री नोट्स, क्लास 12 पॉलिटिकल, क्लास 12 इको, वहाँ से जाके आप सारे नोट्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी। एंड तब तक आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। हर एक जो आपका क्लासमेट है उसके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करो, एंड नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर ऑन कर दो, बिकॉज अब मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ तो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाल दी है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो विद दिस, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।